सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। आज ये प्रस्तुत वीडियो नीति निर्देशक तत्व पर है, जो उसी क्रम में ये दूसरा वीडियो है। और इसके तहत हम ये पढ़ रहे हैं कि नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं और किन नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किया जा चुका है, कानून बनाकर किया जा चुका है या योजनाओं के द्वारा किया जा चुका है। ठीक है, तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को देखें, पूरा देखें और स्किप न करें, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अति कृपा हो। ठीक है, फिर आज हम इसी क्रम में 42 अनुच्छेद 42 आर्टिकल 42। जैसा कि हमें पता है कि संविधान का जो दर्शन है वो नीति निर्देशक तत्व ही है। नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए आदर्श है, अर्थात राज्य नीति निर्देशक तत्वों को यथासंभव जहां तक उसका संसाधन अनुमति देंगे पाने का प्रयास करेगा। इसी उद्देश्य से नीति निर्देशक तत्वों को लाया गया था। इस क्रम में हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किन नीति निर्देशक तत्वों को अब तक लागू किया जा चुका है, और योजनाओं के द्वारा लागू किया जा चुका है या कुछ कानून के निर्माण, विधि निर्माण के द्वारा लागू किया जा चुका है, उसी का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि 42 में क्या है। 42 कार्य की न्यायसंगत मानवीय दशाओं का तथा मातृत्व सुरक्षा हेतु लोक सहायता का मतलब सहायता का उपबंध। कहने का मतलब ये है कि राज्य का एक कर्तव्य होगा कि वो अपने नागरिकों को कार्य की न्यायसंगत मानवीय दशाओं का तथा मातृत्व सुरक्षा सहायता का उपबंध करे, नागरिकों के लिए उपबंध करे। तो ऐसे तमाम व्यवस्था मातृत्व सुरक्षा हेतु है, तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के द्वारा इस आर्टिकल में दिए गए उपबंधों को अंशतः लागू किया जा चुका है। इसके बाद आर्टिकल 43 कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का विकास। निर्वाह मजदूरी से तात्पर्य यह है कि कम से कम इतनी मजदूरी मिलनी चाहिए जिससे कि उनके जीवन का निर्वाह हो सके। तो आपको जानकारी होगी कि न्यूनतम मजदूरी का निश्चित करना, ये राज्य न्यूनतम मजदूरी निश्चित करता है, और ये इस हिसाब से निश्चित करता है कि किसी कर्मचारी का या किसी मजदूर का निर्वाह हो सके। साथ ही कुटीर उद्योगों के विकास के लिए, छोटे छोटे उद्योगों के विकास के लिए राज्य तमाम कर्ज की योजनाएं, लोनिंग की योजनाएं चला रहा है, और तमाम ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसमें लोगों को उद्योगों के विकास में, कुटीर उद्योगों या छोटे उद्योगों के विकास में सहायता दी जाती है। फिर 43 का ये है उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी के लिए उपयुक्त विधान बनाना। इसके बाद आर्टिकल 44 एक काफी चर्चित आर्टिकल है, जिसके तहत नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करना। मतलब कि इस अनुच्छेद के तहत राज्य को यह लक्ष्य दिया गया है कि वो नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करे। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ये समान नागरिक संहिता है क्या। ये व्यक्तिगत कानून है। जिस तरह से भारत में व्यक्तिगत कानूनों को हिंदू विद, मुस्लिम विद, तमाम इस तरह से किया गया है, तो इसमें लक्ष्य है कि एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, मतलब एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। हालांकि ये चूंकि ये धार्मिक स्वतंत्रता से भी ये बातें जोड़ी जाती हैं, इसीलिए अभी समान नागरिक संहिता को लागू नहीं किया जा सका है, और न ही अभी राज्य ने ऐसा कोई प्रयास भी नहीं किया है। और गोवा चूंकि गोवा बाद में भारतीय संघ में शामिल किया गया था, तो गोवा में पहले से ही समान नागरिक संहिता लागू था। तो ये हम कह सकते हैं कि गोवा एक ऐसा राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू की जा चुकी है। इसी तरह आर्टिकल 45 आर्टिकल 45 6 से कम आयु के बच्चों को शिक्षा तथा उनकी देखभाल। यहाँ पर जानने योग्य बात यह है कि 86वें संशोधन से पहले ये 6 से 14 वर्ष यहाँ पर था कि 6 से 14 वर्ष
के बालकों की शिक्षा का प्रबंध। ठीक, 6 से 14 वर्ष के बालक। अब यहाँ ये कर दिया गया कि 6 से कम आयु के बच्चों की शिक्षा तथा उनकी देखभाल। 6 से कम आयु के बच्चों की शिक्षा तथा उनकी देखभाल। तो ये आंगनबाड़ी योजनाएं चलाई गई हैं और आप देखे होंगे कि प्राइमरी स्कूलों में 6 से कम आयु के बच्चों के लिए बच्चों के 6 से कम आयु, ठीक, 6 से कम आयु के बच्चों के लिए भी 6 से कम आयु के बच्चों के लिए भी आंगनबाड़ी नामक योजना में यहाँ पर बच्चों को पोषण प्रदान किया जाता है, अर्थात देखभाल किया जाता है। साथ ही उनके प्राथमिक स्तर की, नर्सरी स्तर की शिक्षा भी दी जाती है। इसके बाद क्योंकि 86 संशोधन में 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया था। तो इसीलिए इनको 6 से 14 वर्ष के बच्चों की जो शिक्षा था वो मूल अधिकार बना दिया था, तो उसको नीति निषेध तत्वों से हटा दिया गया। अब नीति निषेध तत्वों में 6 से कम आयु के बच्चों का पोषण और उनकी देख रेख को शामिल किया गया है। राज्य इस संदर्भ में भी तमाम नीतियां बनाया है और पोषण आदि की व्यवस्था और शिक्षा आदि की व्यवस्था करता है। ठीक है, और ये जो मूल अधिकार बनाया गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, वो आर्टिकल 21 के तहत बनाया गया था। किसके तहत? अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 21 का या 21A। ये 21A किसके लिए है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए है, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए है। मतलब कि इनके बच्चों को, इस उम्र के बच्चों को उनके आवास, उनके निवास के आसपास ही राज्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा और ऐसी भी व्यवस्था की जा चुकी है। मतलब कि मूल अधिकार भी इस संदर्भ में बच्चों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसके तहत इसके बाद हम अब देखेंगे आर्टिकल 46 में क्या है? 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि व सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना। ठीक है, मतलब कि आर्टिकल 46 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए है। आर्टिकल 46 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए है। ठीक है, किसके लिए है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए ये आर्टिकल 46। इसी तरह आर्टिकल 46 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि व सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। शिक्षा और संबंधी हितों की अभिवृद्धि और सामाजिक न्याय। क्या है? सामाजिक न्याय। तो यहाँ पर आप देखे होंगे कि तमाम ऐसी योजनाएं हैं, जैसे फीस प्रतिपूर्ति योजना, स्कॉलरशिप योजना, ये तमाम योजनाएं हैं जिसके तहत ये शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों में अभिवृद्धि की जाती है। साथ ही ये जो सामाजिक न्याय के लिए जो पदों के आरक्षण संबंधी प्रावधान हैं, ये लागू किए जाते हैं। अर्थात 46 आर्टिकल 46 को
ये लागू करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत फिर इसके बाद आता है आर्टिकल 47, लोगों के पोषाहार स्तर। ठीक है, लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना, लोक स्वास्थ्य के सुधार को प्राथमिक कर्तव्य बनाना, मादक पेयों व हानिकारक नशीले पदार्थों को सेवन का प्रतिरोध का प्रयास करना। जैसे कि आप देखे होंगे कि हमारे देश में जितनी भी नशीली ये पेय हैं, जितने भी नशीले पदार्थ हैं, उन सारे को सेवन प्रतिबंधित किया गया है। किसी किसी राज्य में तो शराब को भी प्रतिबंधित किया गया है। और इसके अलावा कोकेन, हेरोइन, ये सब तो हमारे यहाँ हमारे देश में लगभग किसी भी राज्य में अनुमति नहीं है। पूरे देश में इसका प्रतिबंधित किया जा चुका है। बिहार, गुजरात, इन कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर शराब को भी प्रतिबंधित किया गया है। अतः हम ये कह सकते हैं कि 47 के जो भी राज्य को निर्देश है वो हमारे यहाँ लगभग लागू किया जा चुका है और लागू किया जा रहा है। इसी तरह आर्टिकल 48 एंड 48 का 48A, अनुच्छेद 48 एंड अनुच्छेद 48 का है। ठीक है, अनुच्छेद 48 के अनुसार किसी तथा पशुपालन का संगठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार करना तथा गाय, बछड़ों, अन्य दुधारी या वाहक पशुओं की नस्लों का परीक्षण और सुधार करना तथा उनके वध का प्रतिषेध करना। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जितने भी दुधारू पशु हैं उनके वध का प्रतिषेध किया गया है। जैसे गाय आदि को काटना प्रतिबंधित किया गया है। इस तरह इस पर भी अंशतः कार्रवाई हुई है इस अनुच्छेद, इस निर्देशक नीति के तहत भी। फिर इसके बाद आता है 48 का, आर्टिकल 48 का, जो कि 42वें संशोधन 1976 के द्वारा 42वां संशोधन 1976 के द्वारा ये शामिल किया गया था। इसमें कहा गया था कि पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन तथा वन व वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करना, मतलब कि राज्य का कर्तव्य होगा वो पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन करे तथा वन व वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करे। ठीक है, तो इसके तहत कुछ ऐसे प्रयास किए जा चुके हैं जिसको कहा जा सकता है कि 48 का को लागू किया जा चुका है। उनमें प्रयास में क्या किया जा चुका है कि बाघ परियोजना, हाथी परियोजना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 आदि, ये सब इसके उदाहरण हो सकते हैं। क्या है इसके तहत? बाघ परियोजना, हाथी परियोजना, बाघ परियोजना, और क्या है? हाथी परियोजना, हाथी परियोजना। ठीक, बाघ परियोजना, हाथी परियोजना और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। और इसके अलावा और क्या है? राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति जो 1988 में आई है और इसके बाद भी उसमें संशोधन होते रहे। ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति 1988 आज। ठीक, तो हम ये देख सकते हैं कि ये आर्टिकल 40 का पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य व वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करना, जो 42वें संशोधन में ये शामिल किया गया था इस नीति निषेध तत्व को, इसका क्रियान्वयन इन रूपों में आप देख सकते हैं। बाघ परियोजना, हाथी परियोजना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा राष्ट्रीय वन नीति 1988 जैसे अन्य वन नीतियों की घोषणा करके इस तरह ये आर्टिकल 48 का को लागू किया जा चुका। इसी तरह आर्टिकल 49 के अनुसार राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। और इसमें आप देखे होंगे कि भारत सरकार तमाम ऐसी योजनाएं चला रही हैं जिसमें राष्ट्रीय महत्व को जितने स्मारक हैं, स्थान हैं, उनका संरक्षण किया जाता है। भारत सरकार का जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों
और स्थानों के लिए बहुत ही भारत सरकार सजग है, और उनको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी इन स्थानों का विशेष संरक्षण किया जाता है। ठीक इसी तरह आर्टिकल 50 के अनुसार राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण हेतु राज्य द्वारा कदम उठाना। तो हमारे यहाँ अब बिल्कुल कार्यपालिका और न्यायपालिका के जो राज्य लोक सेवा आयोग में या अन्य आयोगों में जो कार्यपालिका से और न्यायपालिका की भर्ती का लगभग ये पूर्णतः पृथककरण है, कहीं उसमें एकता नहीं है। कहने का मतलब ये कि जो कार्यपालिका के सदस्य हैं उनके लिए आईएएस, आईपीएस और पीसीएस जैसी परीक्षाओं के द्वारा किया जाता है, और न्यायपालिका के सदस्यों का चयन पीसीएसजे या अन्य उच्च स्तरीय भर्तियों के द्वारा किया जाता है, जिसे एचजेएस या हाई कोर्ट की भर्तियों के रूप में आप देख सकते हैं। फिर इसी तरह अनुच्छेद 51 मतलब आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अवरुद्ध राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत व सम्मानपूर्ण संबंधों तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का मध्यस्थता से निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करना। ये नीति तो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत नेहरू जी के समय से भारत की यही नीति रही है कि वो अन्य देशों के मध्य किसी प्रकार का जो विवाद हो उसको मध्यस्थता के द्वारा निपटाने का प्रयास करता है, और भारत का प्रयास हमेशा रहता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करे। अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि मोदी जी वहां पर यूक्रेन जाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि रूस एवं यूक्रेन के मध्य जो भी विवाद है उसका निपटान हो सके। तो इस तरह ये आप देखते हैं कि ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो भारत सरकार या सरकार की नीतियों को भी प्रभावित करते हैं, और हमारे देश में जो सरकार की नीतियां होती हैं वो नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार चलने का प्रयास करती हैं, और इनको लागू करने के लिए तमाम कानूनों का निर्माण करी है, और जहां भी जरूरत होगी भविष्य में ऐसा किया जाएगा, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व संविधान के दर्शन होते हैं, संविधान के दर्शन होते हैं, राज्य के लक्ष्य होते हैं। धन्यवाद।